इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। और 2 दिन बाद वो काशूर की बस्ती की तरफ रवाना हो गया था। अब हम लोगों का सिर्फ ये काम था कि खामोशी से लारसम की वापसी का इंतजार किया जाए। कोई 2 हफ्ते की मुद्दत गुजर जाने के बाद लारसम वापस आ गया। उसकी वापसी की इतला पाते ही माशा ने अपने चारों मुतमद्दीन को और मुझे वहां जमा कर लिया और लारसम को बुलवा भेजा। लारसम ने हम सब लोगों के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की। मैं लंबाता को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि मैं शामजू का दोस्त हूँ। गो कि शुरू में उसे इस बात को तस्लीम करने में खासा तरद्दुद हुआ था, क्योंकि उसका कहना था कि शामजू, तरकाला, वापर तीनों में से किसी ने भी कभी इसके सामने मेरा तस्करा नहीं किया था। इसके जवाब में मैंने उसे बताया कि मैंने खुद इन लोगों को मना कर दिया था कि मेरा तस्करा कहीं न किया जाए, क्योंकि मैं खुद को महफूज रखना चाहता था। मैं इनका दोस्त था और इनके सारे मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ था। जब मैंने लंबाता को शामजू, तरकाला और वापर वगैरह के बारे में और उनके मंसूबों के बारे में अपनी मालूमात से आगाह किया तो उसे यकीन करना पड़ा कि मैं शामजू के करो सही ताल्लुक रखता हूँ। और जब मैं उसे यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो फिर उसके और मेरे दरमियान खुलकर बात हुई। मैंने उसे वाकर की अचानक गुमशुदगी के बारे में और उन तीनों की गुमशुदगी के बारे में इस ख्याल का इजहार किया कि इन लोगों को गालिबन फिरोज ने हलाक कर डाला है और इनकी लाशों को कहीं दफन कर दिया गया, क्योंकि उस दिन के बाद ही फिरोज अपनी बीवी को साथ लेकर बस्ती छोड़कर चला गया है और सरदार के हजारों रोकने के बावजूद भी नहीं रुका था। जब लंबाता को इस बात का इल्म हुआ कि फिरोज बस्ती को छोड़कर जा चुका है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। वो शामजू और उसके साथियों की मौत का तो गम भूल ही गया था। उसने बताया कि वो तो कब से हमारी बस्ती पर दांत लगाए बैठा है और उसने एक मजबूत फौज भी तैयार कर ली है। उसे तो बस फिरोज की हलाकत का इंतजार था। उसने बताया कि वाकई की तवील गैर हाजिरी के बायस वो खासा बेचैन था और अनकरीब ही चंद रोज के अंदर ही अंदर अपने कुछ जासूस मुसाफिरों की सूरत में हमारी बस्ती में भेजने वाला था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत बाकी नहीं रही थी। और उसने बताया कि वो और उसके साथियों की जानिब से इतने अरसे से कोई पैगाम न मिलने के सबब बड़ा ही वो बेचैन था। उसका ख्याल था कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि शामजू और वाकरी भी वापस नहीं आया था और ना ही उसकी कोई इतला मिली थी। और जब मैंने उसे सारी बातें बताई तो उसने भी मेरी राय से इत्तिफाक किया कि वाकरी को हलाक करने वाला फिरोज के अलावा और कोई नहीं हो सकता और फिरोज इन सब लोगों को मौत के घाट उतार कर खुद भी इस बस्ती से इसलिए चला गया है कि कहीं किसी वक्त उसकी इस हरकत का इल्म बस्ती के दूसरे लोगों को ना हो जाए और फिर वो कत्ल के इल्जाम में कैद न कर लिया जाए। अब लंबाता के क्या इरादे हैं, एक मुतमद ने दरमियान ही में मुदाखलत करते हुए कहा। मैं इसी जानिब आ रहा हूँ, लारसम ने जवाब दिया। जैसा मैंने अभी अभी बताया है, लंबाता को इस खबर से बेइंतहा खुशी हुई है कि फिरोज अपनी बीवी की रहनुमाई में बस्ती से जा चुका है। इसके नजदीक अब असल खतरा टल चुका है और उसकी मजबूत फौज हमारी बस्ती पर हमला आवर होकर हमें बासानी शिकस्त दे सकती है। मैंने उसे ये पेशकश की कि मैं हर तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो इस बात का वादा करे कि फतेहमंद होने के बाद हमारी बस्ती का सरदार मुझे बना दिया जाएगा और मैं इसे बाकायदगी से हर साल खराज अदा किया करूंगा, जिस तरह शामजू के साथ इसका मामला तय था। लंबाता इस बात पर फौरन राजी हो गया और उसने मुझे बताया कि बस्ती को फतेह करने के बाद बल्कि इसकी असल दिलचस्पी बस्ती के दौलत से है। अगर मैं उसे हर साल एक मखसूस रकम देने पर आमादा हो जाऊं तो वो मुझे सरदार बना देगा, लेकिन इसके साथ ही उसने ये भी कहा है कि उसे इस बात का हक हासिल होगा कि वो जब चाहे बस्ती में आ जाए और जिस औरत के साथ चाहे रात गुजारे। मुझे इस पर एतराज नहीं होगा और मैंने उसकी ये शर्त भी मंजूर कर ली। तुमने बहुत दानिशमंदी का सबूत दिया है, एक मोतमद बोला। जाहिर कि जब मैं शामजू के दोस्त और बस्ती के गद्दार की हैसियत से उसके पास गया था तो फिर मुझे उसकी हर शर्त के आगे सर झुकाना था। लारसम ने कहा, मुझे तो इसके एतमाद को जीतना था और इसके लिए ये सारी चीजें जरूरी थी। तुम ठीक कहते हो, मैंने उसकी तायद करते हुए कहा। तुम्हें मसलहत के तकाज़ों के तहत ही काम करना था। मुख्तसर ये कि अब लंबाता हमारी बस्ती पर हमला करने का मुसम्मम इरादा रखता है। पहले तो उसका ये ख्याल था कि करीब की दूसरी बस्ती से भी फौजी मदद हासिल कर लेगा जहां का सरदार उसका भाई है, लेकिन बाद में उसने ये इरादा तर्क कर दिया। मैंने उसे ये भी समझाया कि हमारी बस्ती की फौजी कुव्वत में पहले ही बहुत कमी हो चुकी है और काशूर की बस्ती की फौजों के मुकाबले में हमारी बस्ती की फौजें कोई हैसियत ही नहीं रखती। और मैंने उसे ये भी बताया कि माशा एक कमजोर और नर्म दिल सरदार है और उसकी कमजोरी के नतीजे में फौजी तंजीम बिल्कुल ठीली ठाली गई और खोखली होकर रह गई है।
बल्कि फौज में कोई नज्म ज़ब्त बरकरार नहीं है और एक अफरा-तफरी का आलम है। और इस तरह मैंने उसे मुतमईन कर दिया कि उसे पड़ोस की बस्ती से फौजी मदद हासिल करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ काशूर की बस्ती की फौज ही काफी होगी। तुमने बहुत अच्छा किया, माशा ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बड़ा मुतमईन हूँ और मुझे खुशी है कि हमने गलत आदमी का इंतखाब नहीं किया था। सारे लोगों ने माशा की इस बात से तायद की। अब अगले माह चांद की इब्तदाई तारीखों में लंबाता की फौजें हमारी बस्ती पर हमला आवर होंगी। लार्सन ने सिलसिला गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहा, लंबाता ने मुझे कहा है कि मैं इस अरसे के दौरान बस्ती में अपने दोस्तों की मदद से बेइत्मीनानी की फिजा पैदा करने की कोशिश करूं और सरदार की मुखालफत में लोगों को हमवार करने की मुहिम चालाकी से चलाऊं। और उसने मुझे हदायत की है कि अब मैं दोबारा उसकी बस्ती का रुख न करूं, क्योंकि अगर यह बात किसी तरह माशा या हमारी बस्ती के दीगर लोगों में से, तो इससे मेरे बारे में शुबहात पैदा होने के इम्कानात हैं। मैंने उसकी इस बात से इत्तिफाक किया है। लार्सन यहाँ तक कहकर खामोश हो गया था। कोई और काबिल जिक्र बात? माशा ने पूछा। मेरे ख्याल में मैंने वो तमाम बातें बयान कर दी हैं जो मेरे और लंबाता के दरमियान हुई थी और मैंने किसी काबिल जिक्र बात को नजरअंदाज नहीं किया है। इसके बाद माशा ने इससे काशूर की बस्ती की फौजी कुव्वत के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में बहुत से सवालात पूछे। लार्सन ने बताया कि काशूर की फौजी कुव्वत काफी मजबूत है और लंबाता एक ताकतवर फौज का मालिक है, लेकिन वो जालिम, जाबिर और हरीस हुक्मरान है, इसलिए वहाँ के लोग उससे खुश नहीं हैं। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि लंबाता या उसके अमाल के खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जुबान पर ला सके। लंबाता के जासूस सारी बस्ती में फैले हुए हैं और लोगों की जुबान से निकली हुई हर बात सरदार तक पहुंचा देते हैं। बस्ती में मुखालिफिन के लिए बहुत सख्त सजाएं राइज हैं, उन्हें फौरन हलाक कर दिया जाता है, इसलिए कोई भी शख्स जुबान खोलने से डरता है। लार्सन ने बताया कि उसके 15 रोज कयाम के दौरान 2 अफराद को फांसी पर लटकाया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने लंबाता के खिलाफ बातें की थी और लंबाता को अपने जासूसों के जरिए उसकी खबर मिल गई थी। इसका मतलब यह है कि हमें काशूर की बस्ती के हालात को भी दुरुस्त करना होगा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, अगर वहां जरा जरा सी बातों पर लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता है तो यह बड़ा जुल्म है। हमें जुल्म का खात्मा करना होगा। इससे पहले तो हमें इस आफत से निमटना है जो अगले माह की चांद की इब्तदाई तारीखों में हम पर टूटने वाली है। एक मोतमद ने कहा, मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इस सिलसिले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। गोकिल लार्सन की इतला के मुताबिक काशूर की फौज बड़ी मजबूत है और यह हकीकत है कि हमारे पास एक छोटी सी फौज मौजूद है, लेकिन मेरी मौजूदगी में यह छोटी सी फौज ही इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी कि बस्ती के आम लोगों को तो जंग में हिस्सा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सिर्फ दोनों फौजों के बहम तसादुम के दौरान ही जंग का फैसला हो जाएगा। लेकिन हमें बहरहाल कुछ न कुछ तैयारियां तो करनी ही चाहिए। माशा ने कहा, हमारी फौजों को कम अज कम ज़ीनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इन पर हमला होने वाला है या हो सकता है इन्हें जिस्मानी तौर पर भी तैयार होना चाहिए। मैंने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि हमारी फौजें लड़ते ही पीठ दिखाएं या किसी कमजोरी का मुजाहरा करें। इन्हें बहादुरी से हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन्हें भी यह न बताया जाए कि हम पर हमला होने वाला है, वरना ऐसा न हो कि इसकी इतला किसी तरह लंबाता तक पहुंच जाए और वो अपने मंसूबे में कोई तब्दीली कर दे। फौजियों को सिर्फ हदायत की जाए कि इन्हें ज्यादा मुस्तद और चाकू चौबंद रहने की जरूरत है, क्योंकि बाज़ पड़ोसी बस्तियों की नजरें हमारी जानिब लगी रहती हैं। और इसके साथ ही फौजी अफसरों को भी होशियार कर दिया जाए कि वो अपने अपने लोगों को ज्यादा चौकस कर दें। तुम्हारी तजवीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, माशा ने कहा। मैं कल ही सारे फौजी अफसरों का एक इजलास तलब करूंगा और इन्हें खुद जरूरी हदायत दूंगा। तो फिर ठीक है, एक मोतमद ने कहा। इसके अलावा हमें हथियारों के जखीरे वगैरह की भी जायजा लेना होगा। ये बहुत जरूरी है कि बस्ती का हर शख्स पूरी तरह मुसल्ला हो। एक दूसरे मोतमद ने कहा, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है तो बस्ती में शायद कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो मुसल्ला ना हो। सारे लोगों के पास हथियार मौजूद हैं। मैंने कहा, फिर भी हमें पता लगाना चाहिए। माशा ने कहा, जिन लोगों के पास हथियार मौजूद नहीं है उन्हें हम हथियार फराम कर देंगे ताकि मुसीबत के वक्त वो कुछ तो अपना दिफा कर सके। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरी बात का पूरा यकीन करो कि माशा, बस्ती के आम लोगों को इस जंग में शामिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल तुम जो भी जरूरी कार्रवाइयां मुनासिब समझते हो वो करवा डालो। इस गुफ्तगू का सिलसिला वहीं खत्म हो गया और मैं दोबारा अपनी कमीनगाह में वापस आ गया। प्रोफेसर दिन एक एक करके गुजरते रहे। महीना बड़ी तेजी के साथ खत्म हो रहा था और अगले माह की चांद की तारीखें शुरू होने में ज्यादा देर बाकी नहीं रही थी। इस असना में मेरी माशा से बराबर मुलाकातें होती रहीं और वो मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करता रहता था। उसने मुझे बताया कि बस्ती की फौजों की असर नो सफबंदी की गई है और उन्हें हर लम्हा चौकस रहने का हुक्म दे दिया गया है। बस्ती के सारे लोगों को मुसल्ला कर दिया गया है और अब कोई शख्स गैर मुसल्ला नहीं रहा है।
फौजों को और बस्ती के लोगों को यह तासुर दिया गया है कि हमें आस पास की बाज बस्तियों से खतरा लाहक है, मगर इस सिलसिले में किसी खास बस्ती का नाम नहीं लिया गया और ना ही ये बात कही गई कि हमला वाकई होने वाला है। माशा ने मुझे ये भी बताया कि जासूसों और खबर रसानों की एक बड़ी तादाद को उन रास्तों पर मुतय्यन कर दिया गया है जो बाहर से बस्ती की तरफ आते हैं, और इस तरफ आने वाली फौजों की इतला हमें उनकी बस्ती में दाखिल होने से कई घंटे पहले मिल जाएगी और इस दौरान हम अपनी सफ बंदी कर लेंगे। ये सारी तैयारियां अपनी जगह पर जारी थी प्रोफेसर कि चांद की इब्तदाई तारीखों का आगाज हो गया। अब किसी लम्हे भी हमला हो सकता था। माशा के चेहरे से काफी परेशानी छलकने लगी थी। वो जब भी ज्यादा परेशान होता मेरे पास आता या मुझे अपने पास बुलवा लेता। मैं उसे घबराया हुआ पाता, गो के मैं उसे बराबर तसल्लियां देता जा रहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो खासी हद तक खौफजदा था, क्योंकि ये हकीकत थी कि कशूर की बस्ती और फौजों और हमारी फौजों का कोई मुकाबला न था। माशा के मुतमद्दीन भी जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी काफी घबराए हुए नजर आते थे। शायद आधी रात का वक्त था और मैं और अरीना अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने की आवाज बुलंद हुई, जिससे मेरी आंख खुल गई और मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने माशा का खास मुहाफिज खड़ा हुआ था। सरदार ने तुम्हें बुलाया है, उसने सरगोशी के आलम में मुझसे कहा। वो इधर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, दूसरे लोग भी मौजूद हैं। चलो, मैंने कहा। इस असना में अरीना भी जाग गई थी। मैंने उसे कहा कि आराम से सो जाए और मेरा इंतजार न करे। मैं जब माशा के कमरे में पहुंचा तो मैंने वहां माशा के उन चारों मुतमद्दीन को पहले से मौजूद पाया। इन सब के चेहरों से तशवीश जाहिर हो रही थी। आओ फेरोज, मुझे देखते ही माशा ने कहा, अभी हमें एक बहुत अहम खबर मिली है। हमले का आगाज होने वाला है। अच्छा, मैंने बड़े सुकून से कहा। क्या काशूर की फौजें यहाँ पहुंच चुकी हैं? खबर रसानों ने थोड़ी देर पहले इतला दी है कि इन्होंने बहुत दूर से सैकड़ों मछलों को बस्ती की तरफ आते देखा है। मछलों की रोशनी से अंदाजा हुआ है कि अभी वो लोग बहुत दूर हैं, लेकिन ख्याल ये है कि सुबह होने से पहले वो बस्ती के करीब पहुंच जाएंगे और अलल सुबह को यहाँ अपनी दानिश्त में हमारे होशियार होने से पहले ही बस्ती पर धावा बोल देंगे। फिर इसके बाद तुमने क्या कार्रवाई की? मैंने पूछा। बस्ती में हर तरफ हरकारे दौड़ा दिए गए हैं, माशा ने जवाब दिया। फौजों को तैयार होकर बाहर निकल आने का हुक्म दे दिया गया है और जल्दी फौज की सफबंदी मुकम्मल कर ली जाएगी। दुश्मनों के हमलावर होने से पहले ही हमारी फौज इनके इस्तकबाल के लिए तैयार होगी और बस्ती के अंदर तमाम अफराद मुसल्ला होकर फौज के पीछे मौजूद रहेंगे ताकि कोई नाजुक सूरत हाल पैदा होने से पहले ही वो फौरन हरकत में आ जाए। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा। तुम्हारी मनसूबाबंदी दुरुस्त है, अब दुश्मनों को आने दो, लेकिन तुम्हारी मनसूबाबंदी क्या है फिरोज? एक मोतमद ने पूछा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि तुमने क्या करने का इरादा रखा है। मैं बस्ती की फौजों में सबसे आगे रहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यूं समझो कि मैं इनकी क़यादत करूंगा, लेकिन मुझे एक बारीक सा नकाब चाहिए ताकि हमारी फौज के लोग फौरी तौर पर मुझे पहचान कर जज्बात का शिकार न हो जाएं। इनसे इनकी कारकर्दगी पर बुरा असर पड़ सकता है। तुम्हें नकाब मुहैया कर दिया जाएगा, माशा ने कहा। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? सिर्फ एक तलवार की और एक घोड़े की, मैंने जवाब दिया। इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ी देर में नकाब और तलवार मुझे फराम कर दी गई। घोड़ा भी मेरा मुंतजिर खड़ा था। इस असना में मुहाफिज खास ने आकर इतला दी कि फौजों की सफ बंदी मुकम्मल हो चुकी है। तमाम फौजी अफसर अपने अपने दस्तों के साथ मोर्चों पर मौजूद हैं और मछलों की रोशनी तेजी से आगे बढ़ती आ रही है। माशा ने मेरी तरफ देखा। आने दो, मैंने जवाब दिया। इनके हमलावर होने से पहले ही मैं वहां पहुंच रहा हूं। थोड़ी देर बाद रात फीकी पड़ने लगी थी और आमदे शहर की अलामत जाहिर होने लगी थी। माशा, उसके चारों मुतमद्दीन और मैं अब मकान से बाहर निकल आए थे और मैंने अपने चेहरे पर एक बार एक नकाब चढ़ा लिया था, जिससे न सिर्फ मेरी आंखें खुली हुई थी बाकी चेहरा ढका हुआ था। बाहर घोड़े तैयार थे। हम सब लोग घोड़ों पर सवार हो गए, लेकिन यह वक्त किसी सवाल जवाब का नहीं था। हम लोग फौजियों की सफ़ों में से गुजरते हुए आगे पहुंच गए थे, जहां बस्ती की फौजों का सिपा सालार फौजों की क़यादत के लिए मौजूद था। माशा ने सिपा सालार को बुलाया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह शख्स हमारा दोस्त है जो बाहर से आया है और एक खास मसलियत के बिना पर अपनी शनाख्त नहीं करवाना चाहता। यह हमारे साथ ताउन कर रहा है और हमारी तरफ से जंग में हिस्सा लेगा। यह सबसे आगे आगे रहेगा और तुम इसकी क़यादत पर अमल करना। सिपाही सालार ने माशा के आगे झुक कर कहा कि मैं इस पर अमल करूंगा। अब मछलों का जुलूस कुछ फासले पर आकर रुक चुका था। सुबह का हल्का हल्का सा उजाला फैल गया था और इस उजाले में घोड़ों की नकलो हरकत को बआसानी देखा जा सकता था। वाकई इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। माशा के चेहरे का रंग फक हो रहा था, लेकिन अब मैं बार बार इसे इस अमर की यकीन दहानी करवाना नहीं चाहता था कि डरने की कोई बात नहीं है। चुनांचे मैंने उसको यकसर नजरअंदाज कर दिया और माशा के अलावा इसके बाकी मुतमद्दीन मशीरों और फौजी अफसरों के चेहरों पर भी इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब इन्होंने अपने सामने काशूर की बस्ती के लश्कर जरार को देखा। सुनो सरदार माशा,
मैंने आखिर फैसला कुन कदम उठाते हुए कहा, अब तुम अपने चारों मुतमद्दीन के साथ पीछे चले जाओ। मैं दुश्मन को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहता। कबल इसके कि वो हम पर हमला आवर हूं, मैं आगे बढ़कर इन्हें ज़रब लगाने का आगाज करना चाहता हूं। जाओ, अब यहां से वापस चले जाओ। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है मेरे अजीज दोस्त, माशा ने चीख कर कहा। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। और इसके साथ ही उसने अपने मुतमद्दीन को इशारा किया और वो लोग वहां से चले गए। मैंने जाते हुए देखता रहा। अब मैंने अपने सामने नजर डाल ली। काशूर की फौजें अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रही थी। इन्होंने देख लिया था कि हमारी बस्ती की फौजें पहले ही इनके मुकाबले के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्होंने इसका अंदाजा भी लगा लिया था कि इनके मुकाबले में हमारी फौजी हैसियत बहुत मामूली है। सुनो सिपा सालार, मैंने आवाज़ बदल कर कहा, क्योंकि मैं और सिपा सालार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और मुझे खदशा था कि वो कहीं मेरी आवाज़ पहचान न ले। तुम्हें इस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाना है जब तक कि काशूर की बस्ती की फौजों के सिपाही इस तरफ हमला आवर न हो। जब वो तुम्हारी फौज पर हमला आवर हो, सिर्फ उसी वक्त तुम कार्रवाई करना, वरना खामोशी से खड़े रहो और तमाशा देखते रहो। सिपा सालार मेरी बात का मतलब पूरे तौर पर नहीं समझ सका और हैरत से मेरे नकाबपोश चेहरे को देखने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और बिजली की तरह अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। जरा देर के अंदर मैं काशूर की फौजों के करीब था, जो अभी तक अपनी सफ बंदी में मसरूफ थीं। इनका सिपाही सालार एक नहायत तुंद तेज और खूनखार शक्ल सूरत वाला आदमी था, जो सबसे आगे था। अपने लोगों को हदायत दे रहा था और एक नकाबपोश को तेजी से घोड़ा दौड़ाकर अपने करीब आते हुए देखकर सामने के सारे लोगों को चौकन्ना कर दिया। और खास तौर पर सिपा सालार सारे काम छोड़कर मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे हाथ में नंगी तलवार थी। मैंने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। मेरा सबसे पहला निशाना सिपा सालार खुद था और मेरे एक ही वार ने उसकी गर्दन को उछाल दिया था। इसके बाद मैं किसी शेर की तरह इन लोगों पर टूट पड़ा। शुरू में इन लोगों की समझ में नहीं आया कि मुआजरा क्या है और ये कौन सा पागल शख्स है जिसने तने तनहा इतनी बड़ी फौज पर इस तरह हमला कर दिया है। लेकिन जब इनका सिपाही सालार कत्ल हो गया और आनन फानन पुश्तों के कुश्ते लगने लगे, तो फिर वो लोग जैसे एकदम होश में आ गए और इन्होंने चारों तरफ से मुझ पर यलगार शुरू कर दी। दर्जनों तलवारें मेरे जिस्म से टकरा रही थी और उछट रही थी। हर तरफ से मुझ पर बेतहाशा वार हो रहे थे और मैं इन सबसे बेनियाज काशूर के सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटने में मसरूफ था। मरने वालों की तादाद में इस कदर तेजी से इजाफा हो रहा था कि काशूर की बस्ती के फौजियों के हवास गुम होते जा रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी बला हूं और मुझसे किस तरह छुटकारा हासिल हो सकता है। वो बेतहाशा हर तरफ से मुझे घेर रहे थे और मार रहे थे, लेकिन सैकड़ों के हिसाब से इनके आदमियों की लाशें गिरती जा रही थी। जो सिपाही पीछे थे, इन्हें शायद असल सूरत हाल का इल्म नहीं था। इन्होंने ये समझा कि गालिबन हमारी बस्ती वालों ने हमला करने में पहल की है और वो हम पर टूट पड़े हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी जगह से हरकत करना शुरू कर दी और आगे बढ़कर जंग में हिस्सा लेने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें मुखालिफ फौज का कोई आदमी नजर नहीं आया, सिवाय एक पुरस्कार नकाबपोश के, जो बेदुरेक काशूर के सिपाहियों को हलाक कर रहा था। देखते ही देखते जरा देर में हर तरफ लाशों के ढेर लग गए और जमीन पर चका चका खून के तालाब बने हुए नजर आने लगे। मैं सैकड़ों सिपाहियों को हलाक कर चुका था और हलाकत का सिलसिला अभी बराबर जारी था। बिल्लाकर मैंने सिपाहियों के हौसले पस्त होते हुए देखे। उन्हें अपना सारा मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आया। मुखालिफ फौज से बाकायदा तौर पर अभी उनकी कोई जंग ही नहीं हुई थी और वो अपने सैकड़ों साथियों से हाथ धो बैठे थे। मैंने देखा कि चंद फौजी अफसर भागते हुए एक तरफ जा रहे हैं और मैं समझ गया कि वो जरूर सरदार लंबाता को इस गैर मामूली वाक़े की इतला देने जा रहे होंगे, जो लश्कर के पीछे किसी महफूज मकाम पर मौजूद होगा। मैं भी लोगों के पीछे लपका। रास्ते में जिसने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, वो सीधा मौत की वादी में उतर गया। इन अफसरों ने जब मुझे अपने पीछे आते हुए देखा तो वो सख्त खौफजदा हो गए। इनके हवास बाख्तगी का यह आलम था कि इनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अगला कदम क्या उठाएं। वो रुक गए थे और उनका रुकना ही उनके लिए मौत का पैगाम बन गया। मेरी खून में भीगी हुई तलवार कुछ और ज्यादा तर हो गई और वो सब के सब मारे गए। सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। काशूर के सिपाही सख्त खौफजदगी और सरा सहमगी के आलम में इधर से उधर भाग रहे थे। मैं जिधर भी निकल जाता वो लोग मुझसे दूर भागने की कोशिश करते। सूरज आसमान पर चमकने लगा था। हर तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था। मैंने जरा सा रुक कर एक नजर उतर डाली जिधर हमारी बस्ती की फौजें खड़ी हुई थी। वो लोग सब के सब खामोश खड़े ये मंजर देख रहे थे। सबसे आगे सिपा सालार खड़ा था और उसके पीछे हमारी बस्ती की फौज तरतीब के साथ सफ आ रहा थी।